हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले हमने यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2025 का अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में 1 से लेके 49 क्वेश्चन तक डिस्कस किया और आपको एकदम एक्यूरेट आंसर दिया। तो आज की वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर ये 50वां रहेगा। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं उनके एकदम सही आंसर आपको बताए हैं। तो आज हमारे 50वां प्रश्न है, तो चलिए 50वें प्रश्न पे हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है, सक्रियत कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। जबकि दूसरा कथन है, सक्रियत कार्बन का एक वृहत पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शक्यता है। और कथन नंबर 3 कह रहा है कि सक्रियत कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अगर हम बात करें तो जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है, तो वो एक्टिवेटेड कार्बन का जो उपयोग है वो जल शुद्धिकरण, गैस फिल्ट्रेशन और औद्योगिक अपशिष्ट उपचार में होता है ना। और यह ऑर्गेनिक प्रदूषकों जैसे रंग, गंध और यहाँ तक कि भारी धातुओं को हटाने में सक्षम होता है। तो आपका पहला कथन एकदम करेक्ट है। जबकि दूसरा कथन, जो एक्टिवेटेड कार्बन है, इसमें बहुत उच्च सतह क्षेत्रफल जो है होता है और जिससे यह अत्यंत कुशल बनता है और यह सीसा, आर्सेनिक, मरकरी जैसी भारी धातुओं को प्रभावी रूप से सोख सकता है। तो आपका दूसरा कथन भी बिल्कुल राइट है। जबकि तीसरे कथन की अगर हम बात करें तो इसमें जो एक्टिवेटेड कार्बन है, तो उसको नारियल का छिलका, गन्ने की खोई, लकड़ी और बायो वेस्ट जैसे कार्बन युक्त अपशिष्टों से कम लागत में तैयार किया जा सकता है। तो तीसरा कथन भी आपका एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। तो देखिए, पहला जो है आपका कथन, अध्यादेश जो है केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, तो ये एकदम बिल्कुल राइट है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश जो है संसद के किसी भी अधिनियम के समान प्रभाव डाल सकता है ना। और इसलिए वह किसी भी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित, प्रतिस्थापित या निरस्त कर सकता है। तो आपका पहला कथन एकदम करेक्ट है। दूसरा कथन है, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। तो देखिए, जो अध्यादेश है वो मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई अध्यादेश यदि उचित आधार पर हो और मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। तो ये भी आपका कथन एकदम राइट है। तीसरे कथन की बात करें तो अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। देखिए, अध्यादेश जो है पिछली तारीख से प्रभाव में लाया जा सकता है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अध्यादेश को पूर्व प्रभाव दिया जा सकता है, बशर्ते या मनमाना या अनुचित ना हो। तो इस प्रश्न का ये कथन एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपके तीनों कथन सही हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52, तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको राज्य दिए गए हैं, दूसरा उसकी तरफ कुछ वर्णन दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कह रहा है कि एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो बिल्कुल सही है कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी ईटानगर है, जो ईंट किले के नाम पर है ना। और राज्यों में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है आपका नागालैंड। नागालैंड जो है यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। देखिए, नागालैंड जो है ये 1962 में 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है भारत का राज्य बना और यह संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा जो है अस्तित्व में आया। तो आपका दूसरा भी एकदम करेक्ट है। तीसरा कह रहा है त्रिपुरा। तो प्रारंभ में यह भाग गा पार्ट सी राज्य था। यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो ये भी सही है कि स्वतंत्रता के बाद जो है त्रिपुरा एक पार्ट सी राज्य था और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जो है यह केंद्र शासित प्रदेश बना और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये भी कथन आपका एकदम करेक्ट है। तो आपके तीनों ही कथन करेक्ट हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला है अंतर राज्य परिषद, दूसरा है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और तीसरा है क्षेत्रीय परिषदें। तो उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई? तो देखिए, अंतर राज्यीय परिषद जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, तो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है स्थापित की जा सकती है, और यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो यह एक कार्यपालिका निकाय है जिसे 1998 में गठित किया गया था। तो फिलहाल ये आपका दूसरा कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। जबकि तीसरा है क्षेत्रीय परिषदें, जिसको हम बोलते हैं जोनल काउंसिल्स, तो इन्हें स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के तहत स्थापित किया गया था और संविधान के अंतर्गत बिल्कुल नहीं है। तो आपका तीसरा भी कथन गलत है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक आपका सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। तो देखिए, अनुच्छेद 163 के क्लॉज 2 के तहत भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल जो है कुछ मामलों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, विशेषकर तब जब संविधान या विधि स्पष्ट निर्देश ना दे, है ना। तो आपका पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। कथन दूसरा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है स्वतः किसी राज्य विधेयक को विचारार्थ नहीं रोक सकता, है ना, जब तक कि राज्यपाल उसे अग्रेसित ना करे। और अनुच्छेद 200 और 201 के तहत यह राज्यपाल का अधिकार है कि वह कोई विधेयक राष्ट्रपति को आरक्षण हेतु भेजे। तो आपका कथन दूसरा बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन आपका सही है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं, भारत के संविधान में उपबंध और दूसरा किसके अधीन कथित हैं, और इनमें से कितने सही सुमेलित हैं आपको वो बताना है। तो पहला है आपका, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। देखिए, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है ये आपका आता है। तो आपका ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना मूल कर्तव्य में आता है। तो देखिए, ये भी एकदम करेक्ट है कि मूल कर्तव्य का ये हिस्सा है जो 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। तो दूसरा भी आपका एकदम करेक्ट है। तीसरा है, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध, जो कि मूल अधिकार में आता है। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है कि अनुच्छेद ये 24 में आता है जो मूल अधिकारों का भाग है, और यह जो है बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो आपके तीनों ही जो है कथन एकदम करेक्ट हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपके तीनों कथन सही हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो, पहला कह रहा है, ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है वो समाप्त नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ विशेष व्यवस्थाएं लागू होती हैं, है ना। और पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन राज्य सरकार की भूमिका बनी रहती है। तो आपका पहला कथन तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। तो देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 3 और संबंधित प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट पर विशेष हस्तक्षेप कर सकती है। यदि राज्यपाल यह रिपोर्ट करे कि राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन में विफल हो रही है, तो केंद्र सरकार विशेष कार्रवाई कर सकती है। तो आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशन संगठन दिए गए, दूसरा संघ का मंत्रालय, और उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं आपको वो बताना है।
तो सबसे पहला है राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड। तो जो राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड है ये आपके नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। तो आपका पहला एकदम करेक्ट है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर को नीति समर्थन और तकनीकी बढ़त प्रदान करने के लिए की गई थी। दूसरा हम बात करें क्वायर बोर्ड। तो जो क्वायर बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है। तो ये आपका दूसरा भी एकदम करेक्ट है। तीसरा अगर हम बात करें राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र। तो जो राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र है वो आपका जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो ये भी आपका एकदम सही है कि जो आपका राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपके तीनों ही एकदम करेक्ट हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपके तीनों सही हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। और सबसे पहला है कि 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, दूसरा किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और तीसरा है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। तो देखिए अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के अनुसार संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसदों के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से जो है पारित होने के अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन भी आवश्यक है। तो ये आपका पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा अगर हम बात करें, और देखिए इसके तहत ये भी बता दूं, इसके अंतर्गत आने वाले विषयों में कुछ विषय शामिल है जैसे संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा और राज्य की स्थिति और शक्तियां। तो फिलहाल तो आपके ये तीनों ही करेक्ट हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है कि किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 361 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति और राज्यपाल ये किसी भी न्यायालय को अपने कर्तव्यों और शक्तियों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। देखिए अनुच्छेद 361 के क्लॉज 2 में कहता है कि राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती है, ना तो गिरफ्तारी हो सकती है और ना ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश। तो आपका दूसरा कथन भी एकदम करेक्ट है। तीसरा कह रहा है किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए दायी नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 194 के क्लॉज 2 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन के भीतर कही गई बातों या मतदान के लिए किसी न्यायिक कार्यवाही से छूट प्राप्त है। तो और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की संवैधानिक गारंटी है। तो आपका तीसरा कथन भी एकदम राइट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने कुछ कथन हैं जैसे कच्चे तेल का उत्पादन, दूसरा पेट्रोलियम का परिष्करण और संग्रहण और वितरण, और तीसरा है पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, और चौथा है प्राकृतिक गैस का उत्पादन। तो कह रहा है कि उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं। तो इनमें से कितने हैं जो PNGRB द्वारा विनियमित है, मतलब कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा। तो देखिए जो आपका कच्चे तेल का जो उत्पादन है तो ये जो है PNGRB द्वारा विनियमित नहीं है, क्योंकि जो कच्चे तेल का उत्पादन और प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है ये यूपी स्ट्रीम सेक्टर में आते हैं, और इनका विनियमन जो है भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय और DGH जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करता है, ना कि PNGRB करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अब मैं बता दूं, जो रिफाइनरी स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम बोलते हैं,
तो ये तो आपका है रिफाइनरी स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, और सेकंड मार्केटिंग एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये भी इसके अंदर दूसरा। और तीसरा पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रह और वितरण, और तीसरा है पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय। ये दोनों आपके पीएनजीआरबी द्वारा विनियमित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61। मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति जो है ये 60,000 करोड़ है। तो सरकारी बजट जो है आपका 10,000 करोड़ करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, जो राजस्व घाटा होता है, तो राजस्व घाटा जो है ये राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों के बराबर होता है। और अगर हम बात करें आपका राजस्व घाटा जो है 80,000 करोड़ है, तो 80,000 करोड़ में सिंपल सा आप 60,000 करोड़ अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 20,000 करोड़। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो राजस्व घाटा है वो 20,000 करोड़ है, करेक्ट। दूसरा क्या है, राजकोषीय घाटा। तो जो राजकोषीय घाटा होता है वो इक्वल होता है कुल व्यय, मतलब राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, है ना। कुल व्यय माइनस उसमें राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। तो आपका जो राजकोषीय घाटा है वो आपका 80,000 करोड़ है। और इसमें प्लस आप करेंगे क्या, जो अन्य पूंजीगत व्यय है उसको भी आपको ऐड कर देना है। और साथ में इसमें आपको करना क्या है, मान के चलें कि केवल 10,000 करोड़ की उधारी ही पूंजीगत है और इसमें माइनस 60,000 करोड़ कर दीजिए। तो आपका इक्वल आएगा 80,000 करोड़ माइनस 60,000 करोड़, तो इक्वल होगा 20,000 करोड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 20,000 करोड़ है, लेकिन इसमें आपका 10,000 करोड़ दिया है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो राजकोषीय घाटा है वो आपका 20,000 करोड़ है, ना कि 10,000 करोड़। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है आपका प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा इक्वल होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो आपका प्राथमिक, सॉरी, जो आपका निकला था इसमें जो भी निकला आपका क्या निकला, राजकोषीय घाटा निकला 20,000 करोड़, और इसमें ब्याज भुगतान को आप माइनस कर देंगे 60,000 करोड़, तो टोटल आएगा आपका 14,000 करोड़। जबकि इसमें आपका जो प्रश्न में दिया गया है राजकोषीय घाटे को 10,000 करोड़ मानते हुए बताया गया है, और प्राथमिक घाटे की बात करें तो बराबर है ये 10,000 करोड़ माइनस 6,000 करोड़, तो इक्वल आएगा आपका 4,000 करोड़। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा सही है आपका। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62। भारत अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, जिसको बोलते हैं INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो एक बहु मॉडल परिवहन कॉरिडोर है, के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा? तो देखिए, जो आपका INSTC है यह एक बहुपक्षीय परियोजना है जो भारत, ईरान, रूस, यूरोप और मध्य एशिया को जोड़ती है। और यह एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है जिसमें जल, रेल और सड़क परिवहन शामिल है। तो फिलहाल तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपके भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, विश्व के दो प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। तो देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये दुनिया में सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश है, ना कि ब्राजील। और अमेरिका का जो एथेनॉल उत्पादन है वो ब्राजील से काफी अधिक है, खासकर पिछले एक दशक से। और ब्राजील जो है ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन अमेरिका जो है इससे आगे है। तो आपका पहला कथन तो गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री मक्का है, इसके विपरीत ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री गन्ना है। तो देखिए, अमेरिका में जो मक्का है, मकई मतलब इसको हम कॉर्न भी बोलते हैं, का उपयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए होता है, जबकि ब्राजील में गन्ना जो है ये प्रमुख फीड स्टॉक है और यह कार्बन दक्ष और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल स्रोत है। तो आपका दूसरा कथन एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला कथन आपका गलत है लेकिन दूसरा कथन आपका सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64। विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान, जिसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर,
नेमी तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है? तो पहला है, सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। जबकि दूसरा है कि मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी, क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो देखिए, जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, यह तापमान वह तापमान होता है जिसमें हवा की नमी और तापमान दोनों को ध्यान में रखकर यह मापा जाता है कि कोई गीला सतह जो है कितनी जल्दी ठंडा हो सकता है। और जब वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो मानव शरीर पसीने के माध्यम से स्वयं को ठंडा नहीं कर सकता, जिसे हीट स्ट्रोक या मृत्यु हो सकती है। तो आपका जो पहला कथन वो फिलहाल तो पहला कथन गलत है ना। बात करते हैं दूसरे कथन की। तो दूसरे कथन में कह रहा है, मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी, क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर को ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो जो दूसरा कथन कह रहा है वो आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि जब तापमान और आर्द्रता दोनों अधिक होते हैं तो शरीर से पसीना वाष्पीकृत नहीं हो पाता, जिससे थर्मोरेगुलेशन असफल हो जाता है, और यह स्थिति जो है मानव और जानवरों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। तो आपका दूसरा जो आपका कथन एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65। किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है। इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयताएं 1,500 करोड़ हैं, तो उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना होगा? देखिए, अभी इससे पहले थोड़ा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए सकल प्राथमिक घाटा होता क्या है। देखिए, जो सकल प्राथमिक घाटा जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, तो यह वह राशि है जो सरकार को अपने खर्चों के लिए बिना ब्याज घटाए और बिना गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों को जोड़े दिखती है। तो अगर आप इसका सिंपल निकालेंगे तो 50,000 करोड़ प्लस आपका 1,000 करोड़, इसमें आप माइनस कर देंगे 1,500, तो आपका टोटल निकल के आएगा 58,500 करोड़, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 58,500 करोड़ आया। फिर आप करेंगे क्या इसमें, हाँ, 58,500 करोड़। तो आपको निकालना है ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट, हाँ, सकल प्राथमिक घाटा निकालना है। तो इसमें आपको करना क्या है, 50,000 प्लस 10,000, इसको आपको ऐड कर देना और इसमें माइनस कर देना आपको 1,500, है ना। तो आपको टोटल निकल के आएगा आपका 58,500 करोड़। वैसे तो 58,500 करोड़ ही सही होना चाहिए, सी सही होना चाहिए वैसे तो इस आधार पे तो, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ अगर आप सही से कैलकुलेशन करें और सही से निकालें, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट 50,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 60,000, फिर ब्याज इसमें आप घटा दीजिए, 60,000 माइनस 1,500 आपका आएगा 58,500 करोड़। फिलहाल 58,500 करोड़ विकल्प ही एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेकिन बी और सी में मुझे कंफ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिलहाल तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन बी में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यार प्रश्न में यह नहीं कहा गया है कि गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों को माइनस किया गया है, बल्कि उसे प्राप्त हो रही है लिखा है। तो यदि इसे माइनस ना करें तो सीधे जोड़े तो आपका 58,500 करोड़ ही वैसे आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66। भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है कि इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। तो देखिए, 15वें वित्त आयोग ने शिक्षा सुधारों के लिए राज्य को 48 करोड़ की सिफारिश की थी 2022-23 से 2025-26 तक। तो ये आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा कथन है, संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। तो 15वें वित्त आयोग ने संघ करों की शुद्ध प्राप्तियों में से 41% राज्यों को देने की सिफारिशें की थी, जो 14वें वित्त आयोग की 42% से कम है। तो इसमें 45% की कोई सिफारिश ही नहीं की गई, तो आपका ये दूसरा कथन बिल्कुल गलत है।
तीसरा है सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रखे जाएंगे। तो देखिए कृषि सुधारों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदानों के तहत जो है 45,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, तो ये आपका एकदम करेक्ट है। और चौथा कथन है कि इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष को फिर से आरंभ किया है। तो देखिए आयोग ने राज्यों की कर वसूली क्षमता के आधार पर पुरस्कृत करने हेतु टैक्स एफर्ट को एक मानदंड के रूप में जो है पुनः अपनाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला, तीसरा और चौथा आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। तो देखिए जो पहला कथन है कि जो IBRD है, जिसे अक्सर वर्ल्ड बैंक का हिस्सा माना जाता है, मध्यम आय वाले देशों और कुछ गरीब देशों को लंबी अवधि के लिए ऋण और गारंटी प्रदान करता है। तो आपका पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन है कि यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। देखिए IBRD अकेले नहीं बल्कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, IFC और MIGA और ICSID जैसे अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है, जो मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। तो आपका दूसरा कथन गलत है। बात करें तीसरे कथन की, तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। तो देखिए IBRD की जो स्थापना है वो 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो है की गई थी, और इसका प्रारंभिक उद्देश्य जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों का पुनर्निर्माण करना था। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट कथन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका केवल पहला और तीसरा कथन एकदम करेक्ट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो 68वां प्रश्न है RTGS और NEFT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। तो देखिए RTGS जिसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो इसमें लेन देन तत्काल और व्यक्तिगत रूप से होता है, जबकि NEFT की बात करें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, तो इसमें भुगतान जो है बैचों में संसाधित होते हैं, जिससे कुछ समय लगता है। तो आपका पहला कथन तो एकदम करेक्ट है। दूसरा कह रहा है RTGS में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि NEFT में ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर हम बात करें इनवर्ड लेन देन, तो इस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे RTGS हो या NEFT। तो आपका दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है। कथन तीसरा कह रहा है RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं, जबकि NEFT में ऐसा नहीं है। तो देखिए RTGS की सेवाएं कुछ दिनों में सीमित होती हैं और यह पूर्व निर्धारित समय तक ही सीमित रहती है, जबकि NEFT की बात करें तो 24 आवर्स उपलब्ध है, जिसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो आपका तीसरा कथन एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका पहला और तीसरा कथन एकदम करेक्ट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां UPI के द्वारा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट, स्वीकार किए जाते हैं। देखिए UPI की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो ये अब जो है वैश्विक स्तर पर तेजी से अपनाया जा रहा है, और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हाल ही के वर्षों में कई देशों के साथ जो है साझेदारी की है, और जहां UPI जो है स्वीकार होता है, जैसे अगर हम बात करें UAE, फ्रांस, सिंगापुर, बांग्लादेश, है ना, तो इन सभी में आपका जो है UPI स्वीकार किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जबकि अगर हम बात करें जर्मनी की, तो फिलहाल UPI मर्चेंट पेमेंट्स की पुष्टि जर्मनी में नहीं हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। तो देखिए
फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित योजना के अनुसार 1 करोड़ से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। तो हमारा अगला कथन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो देखिए, जो MNRE द्वारा जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण है, ये इसकी बात कर रहा है। और योजना के क्षमता निर्माण घटक में यह शामिल है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को स्थापना, संचालन और मरम्मत आदि का प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये भी कथन आपका एकदम करेक्ट कह रहा है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये कथन आपका एकदम सही है। तो अगला कथन है, इसका लक्ष्य जो है क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है। तो MNRE ने स्पष्ट किया है कि योजना के माध्यम से जो है 3 लाख से अधिक लोगों को स्किलिंग और अप स्किलिंग द्वारा जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये भी कथन आपका एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सही हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? तो देखिए, वर्ष 1931 में जो है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन की यात्रा की थी। और वहां उन्होंने जो है ब्रिटिश सत्ता के विरोध में और भारत में चल रही आज़ादी की लड़ाई के समर्थन में यह प्रसिद्ध कथन दिया था कि सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन एंड आई एम हेयर टू सफर एंड टू डाई। और यह कथन जो है ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जनता के समक्ष जो है औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध उनके स्पष्ट विचार और आत्म बलिदान की भावना को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो देखिए, अगर आपने अच्छे से ये भी पढ़ा तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, वैसे इसको हम टफ नहीं बोलेंगे। तो नृत्य करती लड़की की जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। और यह मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से 1926 में प्राप्त हुई थी और लगभग 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। और यह एक जो है युवा लड़की को है नृत्य मुद्रा में दिखाती है, जिसके एक हाथ में चूड़ियां हैं। और ये जो है यह मूर्ति लास्ट वैक्स तकनीक से जो है बनाई गई है, जो कांस्य युगीन शिल्प कौशल को दर्शाती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा लीगल डिफेंस प्रदान किया था? तो जो चौरी चौरा है, और ये भी अच्छा टॉपिक है कि जो चौरी चौरा घटना ये 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। और इस हिंसक घटना में जो है प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने को जो है आग के हवाले कर दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इस घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया और 225 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनमें से 172 को मुकदमे पेश किया गया था। और उन्होंने जो है निःशुल्क कानूनी सहायता दी और मुकदमे की पैरवी की थी। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो किया था मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? तो देखिए, 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रैमसे मैकडोनाल्ड के माध्यम से कम्युनिगल अवार्ड दिया गया, जिसमें दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। और महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और यरवदा जेल में आमरण अनशन की घोषणा की थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो है बातचीत के बाद पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूना समझौता।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए थे? देखिए पपीता जो है ये मूलतः मध्य अमेरिका से संबंधित है ना, और इसे पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया था। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया जो फल है आपका पपीता है। अनानास की बात करें तो यह भी दक्षिण अफ्रीका या कैरेबियन क्षेत्र का मूल निवासी है, और पुर्तगाली इसे भारत के तटीय क्षेत्र में लाए थे। तो ये भी पुर्तगालियों द्वारा लाया गया फल है आपका अनानास। तीसरा है अमरूद। तो अमरूद जो है यह भी दक्षिणी अमेरिका और मैक्सिको का मूल फल है, लेकिन इसे भारत में स्पेनिश और अन्य व्यापारी मार्गों से बाद में मतलब लाया गया था, न कि विशेष रूप से पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया है। तो ये पुर्तगालियों द्वारा नहीं लाया गया है। तो फिलहाल तो आपका पपाया और अनानास ये ही पुर्तगालियों द्वारा लाए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 फल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक टाइम जोन है? तो यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में केवल 1 टाइम जोन है, और लेकिन आम तौर पे अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम को 1 या 2 टाइम ज़ोन माना जाता है वैसे तो। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क में 1 टाइम ज़ोन है, लेकिन कुल मिला के 3 टाइम ज़ोन तक सीमित है, लेकिन 4 से अधिक तो नहीं है। न्यूज़ीलैंड की बात करें तो इसमें भी 4 से अधिक टाइम ज़ोन नहीं है, इसमें कुल मिला के 2 टाइम ज़ोन हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे 3 प्रमुख टाइम ज़ोन हैं, लेकिन अधिकतम 5 टाइम ज़ोन माने जा सकते हैं वैसे। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में भी 4 से अधिक टाइम ज़ोन हैं, और अगर हम द्वीपों को मिला लें तो द्वीपों को मिला के टोटल 5 टाइम ज़ोन तक पहुँच जाता है। तो फिलहाल केवल ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और संभवतः यूके के विदेशी क्षेत्रों को जोड़े तो 3 देश ऐसे हैं जिनमें 4 से अधिक टाइम ज़ोन माने जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। तो देखिए अनादिर की बात करें तो अनादिर रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है, और UTC+12 टाइम जोन में आता है। जबकि नोम की बात करें तो नोम जो है अलास्का यूएसए में है, और यह जो है UTC 9 टाइम जोन में स्थित है। तो दोनों शहर जो है भौगोलिक रूप से एक दूसरे के पास हैं, लेकिन समय में 21 घंटे का अंतर है। तो ये कथन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों शहर पास हैं, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से जो है दिन अलग होते हैं। तो पहला कथन तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन कह रहा है, जब अनादिर में सोमवार होता है तो नोम में मंगलवार होता है। देखिए जब अनादिर में सोमवार होता है तो नोम में रविवार होता है, ना कि मंगलवार। तो ये तो कथन आपका बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन एक सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? तो देखिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है इसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी, और इसके संस्थापक हैं EV रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। और इनका जो उद्देश्य है वो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध, दलित और पिछड़े वर्गों को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देना, और साथ ही समानता और आत्मनिर्भरता और नास्तिकता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरियार EV रामास्वामी नायकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79, देश आपके सामने कुछ देश दिए गए हैं और किस संसाधन में समृद्ध है वो आपको बताना है। तो उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी जो है वो सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें बोत्सवाना, तो बोत्सवाना में कह रहा है हीरे के लिए समृद्ध है। तो देखिए बोत्सवाना जो है दुनिया के शीर्ष हीरा उत्पादक देशों में शामिल है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करें चिली की, तो चिली जो है दुनिया के सबसे बड़े लिथियम उत्पादक देशों में शामिल है, तो ये भी आपका सेकंड करेक्ट है। जबकि बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया जो है दुनिया का शीर्ष निकेल उत्पादक देश है ना। जबकि जो कि मैं बता दूं ईवी बैटरियों के लिए निकेल की मांग के कारण इंडोनेशिया की भूमिका जो है वो रणनीतिक बन गई है। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपके तीनों ही जो हैं करेक्ट हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, जो पहला कथन है कि कुछ दुर्लभ मृदा तत्व जो है, जैसे अगर हम बात करें यूरोपियम, टर्बियम और इरिट्रियम का प्रयोग जो है ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी स्क्रीन, एलईडीज और कंप्यूटर मॉनिटर में किया जाता है, और ये तत्व जो है उच्च चमक और सटीक रंग उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो आपका पहला कथन तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कथन, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्त स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं। तो देखिए, जो उपयुक्त REES में फास्फोरस गुण होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये प्रकाश को अवशोषित करके उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, और यह गुण उन्हें जो है डिस्प्ले डिवाइसेस में उपयोगी बनाता है। तो आपका दूसरा कथन भी एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों कथन एकदम करेक्ट है, और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया है। तो देखिए, जो पहला कथन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारत ने भविष्य के लिए एक विस्तृत नेशनल रेल प्लान की योजना बनाई है। दूसरा कथन कह रहा है कि कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जो कवच है ये एक भारत में ही विकसित की गई जो है इंडिजिनस प्रणाली है, जर्मनी का इसमें कोई योगदान ही नहीं है। तो ये तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन कह रहा है, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। तो देखिए, तीसरा कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कवच में RFID का उपयोग होता है, लेकिन यह केवल इस स्टेशन सेक्शन तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे रेल नेटवर्क के लिए है। तो आपका तीसरा कथन भी बिल्कुल गलत है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दूसरा और तीसरा गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? तो देखिए, जो आपका एक्सओम 4 है, तो एक्सियोम 4 जो है एक वाणिज्यिक आंतरिक मिशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान करता है। जबकि दूसरी बात करें स्पाडेक्स की, तो स्पाडेक्स जो है इसको हम बोलते हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसरो का प्रयोग जो अंतरिक्ष में डॉकिंग की प्रक्रिया और माइक्रोग्रेविटी में गतिशीलता का परीक्षण करता है। जबकि गगनयान की बात करें तो भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसमें माइक्रोग्रेविटी प्रयोग शामिल होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों मिशन जो है ये सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 84, भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, आपको ये बताना है। तो अगर हम बात करें डोर्नियर 228 की, तो यह समुद्री गश्त और निगरानी के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये एकदम करेक्ट है आपका। दूसरा है IL-76। तो IL-76 जो है यह एक भारी सैन्य परिवहन विमान है, ना कि सुपरसोनिक फाइटर, तो आपका दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है C-17 ग्लोबल मास्टर थर्ड। तो ये जो है, देखिए, C-17 ग्लोबल मास्टर थर्ड, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि सैन्य परिवहन वायुयान है, लेकिन यूपीएससी ने केवल एक को ही सही माना है, इसलिए केवल डोर्नियर स्वीकार किया गया। तो फिलहाल तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जोड़ा सही है आपका, पहला डोर्नियर 228 वाला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85, वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग होता है? तो देखिए, कृत्रिम वर्षा की बात करें तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस का उपयोग किया जाता है, ताकि बादलों में संघनन कराकर जो है वर्षा कराई जा सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 86, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है।
तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा, माफी और उपशमन आदि की शक्ति प्राप्त है। तो आपका पहला कथन एकदम करेक्ट है। दूसरा कथन कह रहा है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति की जो यह शक्ति है ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करते हैं। तो आपका दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तो देखिए, संविधान के अनुसार अध्यक्ष जो है तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कोई एक नया अध्यक्ष चुन ना लिया जाए। तो जो आपका पहला कथन है वो आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा कथन कह रहा है भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र देगा। तो देखिए, उन्हें पार्टी से इस्तीफा देने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। तो आपका दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत कह रहा है। बात करें तीसरे कथन की, तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। तो संविधान में 14 दिन की पूर्व सूचना का प्रावधान एकदम स्पष्ट है। तो आपका तीसरा कथन भी एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा कथन आपके बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।